हाँ भाई, रिवीजन कर दिया स्टार्ट? पक्का सबने? किस किसने नहीं किया? नहीं, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट किया है नहीं किया? कर दिया? कैसे कर रहे हो? देखो अभी आपके पास कितना टाइम बचा है ना? ये मान लो भाई सही पढ़ाई के लिए तो 30 डेज बचे हैं, मतलब 30 डेज में आपका सब कुछ रिवीजन वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट के टाइम में, लास्ट वीक में तो हम ये देखेंगे कहां पे मिस्टेक हो रही है, कौन से टॉपिक में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, उन्हीं को रिवाइज करेंगे मेनली। तो अब 30 डेज में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। मतलब मेरा ये कहना है 10th जुलाई तक आपका सब कुछ रिवीजन वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद तो ओनली एनालिसिस करना है कि कहां पे मिस्टेक हो रही है, कौन से टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, फिर उनको रिवाइज करेंगे बस। तो 30 डेज में रिवाइज कर लो अच्छे से। कैसे करना है बताऊं? देखो सबसे पहले क्या है भाई, आपके 98 चैप्टर्स है, ठीक? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 98 चैप्टर्स है, ठीक? तो डेली एक चैप्टर का रिवीजन करना है। एक बायो का करो, एक फिजिक्स का करो और एक केमिस्ट्री का करो। अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई चैप्टर बड़ा हो सकता है, जैसे अपना एपी ब्लॉक बहुत बड़ा है तो अपने को क्लास में ही 2 दिन लग गए, ठीक? वैसे केमिस्ट्री की तो टेंशन नहीं है, मैं करवा ही रहा हूं। केमिस्ट्री में तो आप क्लास में आओ, जो मैं टेस्ट दे रहा हूं टेस्ट अटेम्प्ट करो और घर जाकर के एक बार 20-30 मिनट रिवाइज कर लो, बस और कुछ नहीं करना। समझ आई बात? और कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे ये गुड़िया कर रही थी, इसने पता क्या किया, घर जाके ना वापस इसको ऐसे एक एक लाइन को ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ रही है ऐसे पूरा। इसकी कॉपी मैंने चेक करी, एनसीईआरटी चेक करी एस ब्लॉक की, एक एक लाइन पढ़ रही है। नहीं पढ़ने की जरूरत है। और अगर आपको खुद को एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़नी तो मेरे पास क्यों आए हो आप? समझ आ रही ना बात? जो मैं करवा रहा हूं वही काफी है। जैसे ये टेबल है, जैसे भाई ने पूछा भी सर ये डेटा, ये वैल्यू रटनी का, नहीं रटनी वैल्यू, बस आपको जैसे मैंने ऑर्डर सिखा दिया, ऑर्डर याद करो। और जिसको ऑर्डर याद है, ऑर्डर भी भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से कर सकते हो, ठीक है? थर्मल स्टेबिलिटी भाई क्या होगा, एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऐसे ही थोड़ी देर में मैं आपको उनका सिखाऊंगा हैलोजन वाले कंपाउंड में, ठीक? बिल्कुल इजीली सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक? तो आपको ना घर जाके इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने पूरी क्लास अटेंड करी, क्लास अटेंड करने के बाद मैक्सिमम 30 मिनट लगने चाहिए। वो कैसे लगेंगे? देखो जैसे मैंने ये ऑर्डर लिखवाया है, ठीक? अब आपको क्या करना चाहिए, एक कॉपी अपने साथ रखो, तो इस ऑर्डर को साइड में लिख दो जैसे मैंने लिखा है, ठीक? ये वाला ऑर्डर साइड में लिख दो, ठीक? पूरी टेबल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है जाके। अब ये पढ़ने की क्या जरूरत है, जब आपने ऑर्डर लिख लिया, उसका रीजन लिख लिया साथ में क्या है, तो बार बार पढ़ते रहोगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। और बार बार पढ़ने से बोरिंग भी लगता है। इसलिए रिवीजन में ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करके उनको रिवाइज करना है, ठीक है ना? तो इसकी तो बिल्कुल भी टेंशन, आप बिल्कुल ही टेंशन छोड़ दो। हर एक चीज मैं करवा रहा हूं आपको अच्छे से, ये मेरी टेंशन है। आप तो क्लास में आओ, क्लास अटेंड करो, है ना? घर जाके 30 मिनट रिवाइज करो और डेली जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका जो टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो। टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या करेंगे, मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, ठीक? छोड़ना नहीं है कुछ भी, शर्माना नहीं है कुछ भी, कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है वो भी पूछो, ठीक? और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भाई अपना टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देख लिया करो। टेस्ट कौन सा अटेम्प्ट करना है, जो मैं आपको 2022 वाला टेस्ट दे रहा हूं, ओनली एक ही टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये सारे टेस्ट कर लो, चैप्टर वाइज टेस्ट कर लो, लास्ट में 10 मेजर कर लेंगे, आपके पूरे 180 आउट ऑफ 180 आ जाएंगे। समझ आया कि नहीं? ठीक? तो अब देखो, अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री उसकी फिजिक्स और बायोलॉजी की, भाई बायो में आप क्या करेंगे, मैंने बोला तीनों का है ना, एक एक चैप्टर करना है ना, यही मैंने आपको बोला है, ठीक? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बायो का कोई चैप्टर बड़ा, जैसे जेनेटिक्स बहुत बड़ी टॉपिक, बहुत बड़ी यूनिट है ना, रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा यूनिट है, 2 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन यार ये आपके एनिमल, वो क्या आता है, एनिमल डाइवर्सिटी, छोटे छोटे चैप्टर भी तो है कुछ, जैसे वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला है, वो कोई चैप्टर है क्या? एनिमल हस्बेंड्री है, इनमें क्या है, छोटे छोटे चैप्टर है ना। एनिमल डाइवर्सिटी बड़ा है, जो भी है। बायोमोलिक्यूल में क्या है, बायोमोलिक्यूल आप एक दिन में पढ़ दोगे, है ना? और बायोमोलिक्यूल आधा तो आपका मैं केमिस्ट्री में कराऊंगा, यहीं से हो जाएगी बहुत सारी चीजें तो, है ना? तो देखो, तो ऐसा है कि किसी चैप्टर में अगर ऐसा लग रहा हो कि बड़ा 2 दिन में रिवाइज करो, छोटे तो 2 दिन में, 1 दिन में रिवाइज कर लो, 1 दिन में 2 कर लो, ठीक? तो ऐसे फिक्स कर दो, एक एक तो करना ही करना है। तो 30 डेज में 90 चैप्टर हो जाएंगे और 90 ही काफी है नीट के लिए।
8 चैप्टर छोड़ दो बेशक, उनको बोल रहा हूं जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना सेमिनार में भी कि अगर आपको 8, 10, 12, 15 चैप्टर नहीं आते उनको स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो कर रहे हो ना उसके बेसिक अच्छे से क्लियर करके जाओ। और मैं बोल रहा हूं ओनली बेसिक क्लियर करो, उसमें भी टफ नहीं करना है क्योंकि टफ क्वेश्चन आ नहीं रहे। पूरे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप नोट कर लो मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एवरेज स्टूडेंट को सोल्व करने में टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूं टाइम लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि सोल्व नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? तो 6 to 8 क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे भाई आपके ना 2 केमिस्ट्री में आ गए, 2 से 3 फिजिक्स में आ गए और 2 से 3 बायोलॉजी में आ गए। यानी बायोलॉजी में कैसा आ गया, मान लो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया है ना, आपने पढ़ा ही नहीं था, उसको हम कहेंगे बायो का टफ क्वेश्चन। एनसीईआरटी से आ रहा तो सारे इजी ही है। ठीक, यानी मिनिमम आप में से हर बच्चा कितना कर सकता है, 170 क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, कोई भी बच्चा आराम से अगर ईमानदारी से पेपर अटेम्प्ट करे 170 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आराम से कर सकता है अगर उसने एक बार सिलेबस को पढ़ा है। ठीक, और मैं ये भी बोल रहा हूं जो 90 चैप्टर पढ़ के जाएगा ना वो भी 170 क्वेश्चन कर सकता है। अब 170 क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कि हमारे सारे के सारे ठीक होंगे। मान लो 2-4 मिस्टेक हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6, 8, 10, 12 हो गए, तो तब भी आपके 600 प्लस तो आ ही जाएगा। अरे 630 के आसपास तो आ ही जाएगा और 630 में तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इस बार। ठीक है ना, टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये छोड़ दो, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ के आने हैं, नोट कर दो और अभी से हैबिट बनाओ। पेपर में पेपर में आपको हैबिट बनानी है कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं करना अभी से। ठीक, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं कल इस पे एक बार बात कर लेंगे, मेरे को याद करा देना। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करना था। अभी मेरा ये मानना है जिस बच्चे के ना 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं मान लो, ठीक है, वो आराम से 650 प्लस पे जा सकता है। मैं कहूंगा 350 वाला भी जा सकता है। बस आपको पता क्या करना है, 2 चीजें इंप्रूव करनी है। क्या करना है, एक तो पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड अपना इंप्रूव करना है। ठीक, मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, और दूसरा आपको क्या करना है, जो मिस्टेक्स पेपर में होती है ना उनका एनालिसिस करो। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है उसको नोट डाउन करके रिवाइज करो। समझ आ गया? तो इसका पूरा एक दिन ना 10 मिनट 12 मिनट इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, कल मुझे याद करा देना क्लास के बाद। ठीक, फिर इसके बाद देखो यहां पे आ जाओ। अब रिवीजन का मैंने बोला है भाई, रिवीजन आपको फास्ट करना होता है। ठीक, केमिस्ट्री का तो पूरा रिवीजन आपका क्लास में चल रहा है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। ठीक, अब बात आ गई आपकी फिजिक्स और बायो की। तो फिजिक्स में जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके कुछ नोट्स में, उनको रिवाइज करो बस। ठीक, और बायो में ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप में सबने पढ़ रखी है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं 20 टाइम पढ़ ली सर, 10 टाइम पढ़ ली, 5 टाइम पढ़ ली, अब बार बार बोरिंग लगता है। तो उसको थोड़ा स्पीड से पढ़ोगे ना फिर बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है ना, और एक काम जरूर करना, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना, तीनों सब्जेक्ट के 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। इससे आपको क्या आइडिया आएगा, आपको यह समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर कैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो बायो और केमिस्ट्री में तो कंप्लीट एनसीईआरटी आती है, आता फिजिक्स में भी एनसीईआरटी है। तो अब इसका मतलब यह नहीं कि अगर आपने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, नहीं पढ़ी तब भी हो जाएगा। कैसे होगा भाई, फिजिक्स में है ना एनसीईआरटी का मतलब यह कि एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वही आपसे पूछा जाएगा। ठीक, मतलब एनसीईआरटी के जो टॉपिक है ना वही पढ़ने हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये मान के चलो अगर फिजिक्स थोड़ी सी वीक है, होता है बायो में कुछ बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, ठीक है यार 3-4 क्वेश्चन आते टफ, 2-3 आएंगे टफ, छोड़ देना, 5 छोड़ देना, 40 तो कर ही सकते हो। और 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 2-3 मिस्टेक भी हो गए तब भी 140 प्लस आ जाएंगे, इतना बहुत है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में करो 160 प्लस, बायो में करो 330 340। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं? तो थोड़े से स्ट्रेटेजी से चलो लास्ट टाइम पे, और इस टाइम पे ब्रेक्स में पढ़ना है। जैसा मैंने आपको बता दिया ना, ब्रेक्स में पढ़ो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यू बैठे रहते हैं। कंटिन्यू बैठने से पढ़ाई थोड़ी होगी। अरे आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या भाई, आप शेड्यूल बना लो, भाई मुझे सुबह है ना 12 बजे से पहले एक सब्जेक्ट कर लेना है, उसके नोट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट करना है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, जो भी मिस्टेक एनालिसिस करना वो कर लो। जैसे आप सुबह यहां आते हो तो सुबह सुबह क्या हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गई। ठीक, फिर घर जाओगे, घर जाते ही क्या करना है,
घर जाते ही एक सब्जेक्ट और कर दो, जैसे बायो कर दो। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ से घर गए और घर जाते ही फिजिक्स पकड़ लेते हैं। क्लास अटेंड करी थी, यहाँ टेस्ट अटेम्प्ट किया था और घर जाके फिजिक्स कर रहे हो, बोरिंग नहीं लगता है? वो ऐसा होता है कि अरे यार थक गए, फिर सो जाते हो, फिर आपका वो 15 मिनट का नैप, 3 घंटे का नैप होता है ना? तो इसलिए घर जाके सबसे पहले बायो पढ़ा करो, क्योंकि बायो आपको आसान लगती है, इंटरेस्टिंग भी लगती है, ठीक। और शाम में जब 5 या 6 बजे से पहले आपका एक सब्जेक्ट और हो जाएगा तो एक ही तो सब्जेक्ट बचेगा, तो जा फिर रात में उसको कर लो खाना खाने के बाद, समझे ना? तो अगर ऐसे स्पेल्स में पढ़ोगे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक। और सबसे पहले इजी चीजें किया करो। कुछ बच्चे सोचते हैं यार मैं है ना सबसे पहले फिजिक्स निपटा दूं, हाँ निपटा दे, लेकिन फिजिक्स में दिक्कत ये भी तो आपको 2 घंटे भी तो एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, ठीक है ना? देखो अगर आप एक चीज करोगे ना, एक छोटी इजी चीज कर लो, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, ऐसे करोगे ना, तो जैसे जैसे आपका ना दिन का टारगेट पूरा होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और जब आपके टारगेट कंप्लीट होते हैं या ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं, टारगेट कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता, ठीक, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट जब कंप्लीट होते हैं तो हमें खुशी मिलती है, उससे नींद अच्छी आती है, उससे फिर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नेक्स्ट डे भी आपका पढ़ाई में मन लगता है, समझे? तो इसलिए स्पेल में पढ़ना है। और इसमें भी ऐसे जब पढ़ोगे भाई कंटिन्यूअसली आप बैठो, कंटिन्यूअसली 3 घंटे पढ़ाई करो, बट 3 घंटे में भी क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 आवर के बाद ब्रेक ले लिया या 90 मिनट के बाद ब्रेक ले लिया। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं कि बराबर वाले रूम में चले गए, ठीक है ना? ब्रेक का मतलब ओनली इतना सा है कि भाई आप बीच में चाय पी लो, मम्मी साथ है तो मम्मी को बोल दो मम्मी चाय बना देना 10 बजे मेरा ब्रेक है, चॉकलेट रख लो साथ में, मम्मी साथ नहीं तो ठीक है, फ्रूट वगैरह रख लो, फ्रूट खा लिया, है ना भाई? अच्छे फ्रूट रखो, कोई तरबूज वगैरह, खरबूजा वगैरह, है ना? अब जो मौसमी फ्रूट चल रहे हो रखो, आप खुद ने काटा और खा लिया, तो इससे ब्रेक भी मिल जाएगा। ऐसे पढ़ना है, ठीक। बट अब लग जाओ, अब किसी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से बात करो, बट भाई अभी इंप्रूव कर सकते हो। ओनली क्या, रिवीजन, रिवीजन करना है, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने 10 ईयर के, ठीक। और पर चैप्टर 50-60 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाए तो वो कर लो, ठीक। फिर इसके बाद और क्या करना है, मिस्टेक्स का एनालिसिस, उनको नोट डाउन करना है और अच्छे से रिवाइज करना है। आप चाहो अपने स्कोर को 300 से 600 लेके जाओ, 400 से 650 लेके जाओ, 500 से 680 लेके जाओ, आप 700 लेके जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है कि अब आपका डेडिकेशन कितना होगा। बट लास्ट टाइम पे मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, डाउट में मत रहो बस, ठीक है ना? कर दोगे ना? और केमिस्ट्री का तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, केमिस्ट्री में तो सब मैं आपको करवा रहा हूं, आपको अलग से कुछ सोचना भी नहीं है। क्लास में आओ, लेक्चर सुनो, जाकर के रिवाइज करो, एनसीईआरटी भी मत पढ़ो, जाकर के एक पेज पे लिख लिया करो इनको बस बातों को, वो रिवाइज किया, 1 या 2 पेज भरते मैक्सिमम आपके डेली, देख लो भाई एक लेक्चर में 1 या 2 पेज ही तो लिखते हो, जाके कितनी देर में रिवाइज करोगे? मैक्सिमम 15 मिनट, जिसकी स्पीड बहुत स्लो होगी 30 मिनट, ठीक। और 45-50 क्वेश्चन करने हैं, वो मैं आपको दे ही रहा हूं, ठीक है ना? तो बस ऐसे रेगुलर फॉलो करते रहो, बाकी अपनी बायो और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करो, केमिस्ट्री मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना भाई? चलो फिर करें स्टार्ट। ये चैप्टर है तो थोड़ा बड़ा, अच्छा इसी के लिए बोला मैंने मेन, क्योंकि एक तो मेरे को इनकी याद आई गुड़िया की, कि एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ रही थी। पढ़ लो, पी ब्लॉक में ही 3 दिन लग जाएंगे, ठीक, 4 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे। एक गुड़िया ने मेरे को ऑनलाइन में पूछ लिया, बोले सर हम पढ़े कैसे? भाई आपको ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है। एनसीईआरटी का पढ़ने का मतलब ये कि एनसीईआरटी में कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस बार आया था ना वो BECl2 का, सॉलिड स्टेट में और वेपर फेज में, सॉलिड स्टेट में चेन और वेपर फेज में डाइमर, तो ऐसे वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से पढ़ने होते हैं, उनको अलग लिख लिया करो। अब यार जिसको फॉर्मूले याद है उसको बार बार पढ़ के क्या कर लोगे? फॉर्मूला तो वही एनसीईआरटी में, वही नोट्स में है, ठीक है ना? तो ओनली थियोरेटिकल पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है, और जो पॉइंट आपके आ सकते हैं ना, मैं हाईलाइट कर रखे मैंने, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं साइड में लिख भी रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट देखो, फिर करें स्टार्ट। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, इसमें क्या है, ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द EO2 एंड EO3 टाइप। ये देखो भाई यहाँ पे क्या है, ओजोन, सल्फर, और ये क्या बनाएंगे भाई, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, सल्फर क्या बनाएगा, SO2 बनाता है,
है ना, SO3 बनाता है, तो ऐसे ही ये सेलेनियम और टेलुरियम भी बनाएंगे। अब देखो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम SO2 टू TeO2। SO2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एनसीईआरटी ने इसको लिख के छोड़ दिया। रीजन क्या है इसका, कोई बता सकता है? इसका रीजन बता सकता है क्या कोई? देखो, बहुत ही शानदार रीजन है, ध्यान से सुनना। आपको ये समझ में आया, SO2, SeO2 और TeO2 रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या है? ये वाला आएगा, ये रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग करैक्टर है ये, ठीक। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, डाउन द ग्रुप क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, ठीक। और आपको पता है भाई, SO2 रिड्यूसिंग नेचर का काम कब करेगा? जब ये किस में जाएगा, +4 से, बोलो भाई, +6 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक। ये तो चलो सही है, क्योंकि सल्फर तो +6 में स्टेबल होता है। बट क्या TeO2, क्या यहाँ पे टेलुरियम +6 में जाएगा क्या? इसकी तो +4 में स्टेबिलिटी ज्यादा होती ना, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, और यहाँ पे SO2 क्या बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिक क्लियर है वो अपने आप आराम से कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो, कोई डाउट है क्या? ये पॉइंट आप लिख सकते हो, समझ आया? तो अब ऐसे ऐसे पॉइंट एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है, रीजन पूछ लेगा तब भी आप बता दोगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण डाउन द ग्रुप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए टेलुरियम +4 में +6 से ज्यादा स्टेबल होगा और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। यहां पे लिख लेना, TeO2 की स्टेबिलिटी TeO3 से ज्यादा है। बोलो, कोई डाउट है? समझ आया कि नहीं आया भाई?